हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 56। कोई अभी भी गिरवी कोठी का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कायर और कछुआ एक दूसरे के बस चेहरा ही देखे जा रहे थे। कायर बड़ी हिम्मत करते हुए कहता है, चल देख कर आते हैं कौन है दरवाजे पर। कछुआ हकलाते हुए कहता है, पागल हो रहा है क्या? मुझे मरना थोड़ी है। दरवाजे पर वो यक्षिणी होगी और कौन होगा? तू ही उस पर शायरी बोल रहा था ना। ले अब आ गई वो। कायर कछुए को समझाते हुए कहता है, यार कछुए कैसी बातें कर रहा है? दरवाजे पर भला यक्षिणी कैसे हो सकती है? आज पूर्णिमा या मास थोड़ी है। युग और अभिमन्यु आ गए होंगे, वहीं होंगे दरवाजे पर। चल जल्दी चल, वरना दरवाजे खोलने में देर हुई तो वो दोनों गुस्सा करेंगे। वैसे भी पहले से बहुत थके होंगे। तो तू ही जाकर दरवाजा खोल दे, मैं नहीं जा रहा। कायर को पता था कि कछुए को कैसे राजी किया जा सकता है, इसीलिए वो टाइपराइट को देखते हुए कहता है, तो ठीक है, फिर तू यहाँ यहाँ पर ही रुकना। जादू टाइपराइट के साथ रहना। नीचे जाता हूँ। अगर मेरी गैर हाजिरी में यहाँ पर यक्षिणी आ गई ना और उसके कुछ कर दिया तो फिर मुझे कुछ मत कहना कि मैंने नीचे चलने के लिए पूछा नहीं था। वैसे कुछ बोलने के लिए ही तू बचा होगा ही कहाँ। वो यक्षिणी तो कब का तेरे साथ संभोग करके तुझे मार चुकी होगी। कायर की बात सुनकर कछुआ डरने लग जाता है और कहता है, अरे तू तो बुरा ही मान गया। चल, तो मजाक कर रहा था मैं चलता हूँ ना नीचे तेरे साथ। चल जल्दी। कायर और कछुआ दरवाजे खोलने के लिए नीचे चले जाते हैं। इस तरफ रोंगामुचा घाट पर सुनसान पड़ा हुआ था, जिसे पर चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। कृष्णो ही नदी की शांति के साथ बह जा रही थी। रोंगामुचा घाट पर रतनपाली, जिसके साथ एक शराब की बोतल थी, यक्षिणी को अनाप शनाप गालियां बकते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसके मुंह से फिसले हुए बोल से साफ समझ आ रहा था कि उसने लिमिट से ज्यादा पी रखी थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। रतनपाली रोंगामुचा घाट पर आगे बढ़ते हुए नशे में कहता है, मेरे बेटे को मार दिया तो मुझे भी मार। आ यक्षिणी आ, मुझे मार। रतनपाली की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा था और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। रोंगामुचा घाट खाली होने की वजह से रतनपाली की आवाज घाट पर गूंजने लग जाती है। रतनपाली की बोतल को अपने मुंह से लगाते हुए शराब के एक दो घूंट अपने गले से नीचे उतारता है और कहता है, यक्षिणी तुझे बड़ा मजा आता है ना संभोग करके? मैं तो आ गया हूँ, मेरे साथ भी संभोग कर, मैं तेरे सारी गर्मी उतार दूंगा। तू जानती नहीं है कि रतनपाली के तूने जितने मर्दों को शिकार आज तक किया होगा ना, उससे कहीं ज्यादा औरतों के साथ मैंने रातें बिताई हैं चुका हूँ, समझी? इतना कहकर रतनपाली और शराब पीने लग जाता है। रतनपाली फिर कहता है, एक जमाने का नाम चलता था इस रतनपाली का। औरतों के नाम सुनकर ना अपने बिल में छुपा जाया करती थी, ठीक तरह है जिसे तरह छुप कर बैठी हैं। दम है तो सामने आ, और सामने आकर मेरा देखते हैं कि किसे काम इच्छा ज्यादा है। यक्षिणी कहाँ है तू? सामने आ, और रतनपाली बुला रहा है तुझे। यक्षिणी को आवाज लगाते हुए रतनपाली रोंगामुचा घाट पर आगे बढ़ते जा रहा था। यक्षिणी आओ, सामने आ। रतनपाली आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। वो जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। वो अपने चारों तरफ यक्षिणी को ढूंढने लग जाता है, पर उसे वो नहीं मिलती। रतनपाली यक्षिणी को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे से कोई काला साया गुजरा हो। वो झट से पीछे मुड़ता है, पर उसके पीछे कोई नहीं होता। वो पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसे फिर लगता है जैसे पीछे से कोई गुजरा हो। वो फिर पीछे मुड़ता है तो पर उसके पीछे कोई ना था। उसके बार बार ये एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे से गुजर रहा है, पर जब भी वो पीछे घूमता था उसके पीछे कोई नहीं रहता था। ऐसे ही पीछे घूमते घूमते वो पूरा गोल गोल घूमने लग जाता है। गोल घूमते हुए वो धड़ाम से रेत पर गिर जाता है। उसके मुंह से कर्राने की आवाज निकलती है। जैसे ही उसके मुंह से आहा की आवाज निकलती है तो एक लड़की की आवाज सुनाई देने लग जाती है। लड़की की हंसने की आवाज काले आसमान में गूंजने लग जाती है। लड़की आवाज सुनकर रतनपाली दंग रह जाता है। जब रेत पर ही गिरे हुए वो सामने अपनी नजर देखता है तो देखता है कि कोई कृष्णोई नदी पर किनारे पर दूसरी तरफ मुंह करके एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसके पास बहुत सारे जुगनू जगमगा रहे थे। अंधेरे में उसकी परछाई देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने बदन पर एक वस्त्र नहीं पहना हुआ था। रतनपाली वहीं पर लेटे हुए कहता है, कौन हो तुम? नदी के किनारे पर खड़ी लड़की कहती है, मैं वही हूँ जिसे तू पुकार रहा था। संभोग करना था ना तुझे, तो लो मैं आ गई। रतनपाली मुंह के सिर्फ एक ही लफ्ज निकलता है,
और वो था यक्षिणी। यक्षिणी बड़बड़ाते हुए जैसे ही तैसे करने रतनपाली अपनी जगह पर से खड़े हो जाता है और अपने कदम यक्षिणी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। वहीं पर रुकना, मैं अभी तेरे पास आता हूँ। यक्षिणी कहती है, आ जा, मैं यहीं पर हूँ। तेरे बेटे की तरह आज तेरी भी सारी गर्मी उतार दूंगी। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। यह बात सुनकर रतनपाली के गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, देखते हैं किसकी आज आखिरी रात होगी, मेरी या तेरी। तू जानती नहीं है मेरा खून कितना गर्म है। इतना कहकर रतनपाली फुर्ती के साथ अपने कदम यक्षिणी के पास बढ़ाने लग जाता है। कुछ देर पहले यक्षिणी नदी के किनारे पर खड़ी हुई थी, पर अचानक से अगले पल वो नदी के अंदर उतर गई थी। ये बात रतनपाली नोटिस नहीं कर पाता, क्योंकि इस वक्त उस पर यक्षिणी के साथ संभोग करने की धुन सवार थी। रतनपाली भी नदी के अंदर उतर जाता है। जैसे जैसे रतनपाली यक्षिणी के करीब जा रहा था, यक्षिणी उसे दूसरे जाते जा रही थी। देखते ही देखते रतनपाली के आधा शरीर पानी के अंदर डूब चुका था और उसे इस बात का कुछ एहसास ही नहीं था। यक्षिणी रतनपाली को अपने पास बुलाते हुए कहती है, आजा, जल्दी आजा, संभोग करते हैं। साथ में तेरे बेटे के साथ भी मैंने पानी में ही संभोग किया था, तेरे साथ भी वही करूंगी। रतनपाली नदी के आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ आ रहा हूँ, रुक जा। आजा, तेरे एक असली मर्द का सामना हुआ है, रुक जा वहीं पर। आज के बाद तू भी मर्द के साथ संभोग नहीं कर पाएगी। यक्षिणी के पास पहुंचने के रतनपाली के सीने तक पानी भर चुका था। रतनपाली यक्षिणी के पास पहुंच गया था। यक्षिणी अभी भी दूसरी तरफ मुंह करके नदी के अंदर खड़ी हुई थी। उसकी लंबी लंबी खुली जुल्फों ने उसके नंगे पीठ को ढककर रखा हुआ था। रतनपाली यक्षिणी के नंगे पीठ को और हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ले आ गया मैं, अब तैयार हो जा स्मोक करने के लिए। इतना कहकर रतनपाली यक्षिणी को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी पीछे से उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका हाथ और किसी ने नहीं बल्कि उसके सबसे वफादार नौकर हरिया ने ही पकड़ा था, जो उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया था। हरिया अपने साथ 2-3 आदमियों को लेकर आया था, जो रोंगामुचा घाट पर ही खड़ा हुआ था। सिर्फ हरिया ही नहीं, नदी के अंदर उतर गया था। रतनपाली हरिया को वहां पर अचानक से देखकर दंग रह गया था। वो कुछ कह पाता उससे पहले ही हरिया कहता है, अरे मालिक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मानो मोहित बाबू भी नहीं रहे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता आत्महत्या करना भी पाप है। यमलोक में इसके अलग से सजा मिलती है। आपको ऐसा नहीं मरना चाहिए। रतनपाली नशे में कहता है, मैं मरने नहीं जा रहा था बल्कि संभोग करने जा रहा था। हरिया अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा आपने? संभोग करने जा रहे थे? पर यहाँ पर आप किसके साथ? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। रतनपाली झट से कहता है, मैं यहाँ पर यक्षिणी के साथ संभोग करने। इतना कहकर रतनपाली पीछे पलट जाता है। जब वो पीछे पलट देखता है तो वहां पर यक्षिणी नहीं थी, ना ही जुगनू थे। वहां पर गहना अंधेरा छाया हुआ था। रतनपाली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने लग जाता है कि ये यक्षिणी कहाँ पर चली गई, अभी तो यहीं पर थी। हरिया रतनपाली को समझाते हुए कहता है, लगता है मालिक आपको ना कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इसलिए आप गलत पते पर आ गए। जिसके साथ आपको सम्मुख करना था वो यहाँ पर नहीं है, वो तो हवेली के अंदर है। चलिए, धनिया आपका इंतजार कर रही है, चलिए। रतनपाली हरिया को मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे संभोग करना है उसके साथ। अरे मालिक, संभोग करने की ही तो ले जा रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको कितनी बार बोला है, ऐसे अकेले नदी पर नहीं आया कीजिए। कहीं आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? एक आप ही तो हैं करता धरता। चलिए अब जल्दी। नहीं, मैंने यह कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा। हरिया समझ जाता है कि रतनपाली ऐसे नहीं मानने वाला। वो अपने साथियों की आवाज लगाते हुए कहता है, अरे तुम लोग यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने आए हो या फिर मेरी मदद करने आए हो? चलो जल्दी उतारो नदी में। हरिया धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, इस बूढ़े ने तो परेशान करके रखा है। जब देखो आधी रात में नदी पर आ जाता है अपने बेटे की याद में। आज तो हद कर दी इसने, इतनी रात में ठंडे पानी में उतरवा दिया। जाने तो इसने इसमें ऊपर से यह इस सम्भोग करना है। बताओ क्या दिन आ गए हैं। बुढ़ा भी कल सुबह से जब उतरेगी तो सब भूल जाएगा। कुछ ही देर में हरिया के साथी उसके पास आ जाते हैं और वो लोग जबरदस्ती रतनपाली को पकड़कर नदी में से बाहर निकाल लेते हैं और उसके घर ले जाने लग जाते हैं। इस तरफ गिरवी कोठी के अंदर कायर और कछुआ गिरवी कोठी के दरवाजे के पास पहुंच गए थे। कोई अभी भी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कायर और कछुआ दरवाजे के पास
तो पहुंच गए थे, पर उन्हें दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोलें। दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे। कायर हिचकिचाते हुए कहता है, खोल कछुए दरवाजा। मैं नहीं, तू खोल, तू ही तो लेकर आया है ना मुझे नीचे। ऊपर तो बहुत बहादुर बन रहा था, अब दरवाजे के पास आकर क्या हुआ? तुझे सारी सारी अकड़ निकल गई क्या? अकड़ नहीं निकली, पर मैं चाहता हूँ तू दरवाजा खोले। और ऐसा तू क्यों चाहता है? बस ऐसे ही, जल्दी खोल। अब दरवाजा, ज्यादा बातें मत कर। मैं नहीं खोल रहा हूँ, तू खोल। मैं नहीं, तू। नहीं, तू। कायर कछुए समझते हुए कहता है, यार रुक जा। अगर हम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहे ना तो सुबह दरवाजा ऐसे ही बंद रहेगा। एक काम करते हैं ना, तू ना मैं दोनों ही एक साथ दरवाजा खोलते हैं। कछुआ कायर की बात में सहमत होते हुए कहता है, हाँ ठीक है। कायर और कछुआ दोनों एक साथ दरवाजा का हैंडल पकड़ते हैं और एक साथ मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं दरवाजे पर युग और अभिमन्यु खड़े हुए थे, जिसे चेहरे पर गुस्से के कारण टमाटर की तरह लाल हो गए थे। युग और अभिमन्यु की सही सलामत देखकर कायर और कछुए खुश हो जाते हैं। कायर खुश होते हुए कहता है, अरे तुम दोनों आ गए। ये बताओ इतनी देर कैसे लगा दी आने में तुम दोनों ने? इतना टाइम तो नहीं लगता ना गुवाहाटी से यहाँ तक आने का। युग चिढ़ते हुए कहता है, पहले तुम दोनों ये बताओ इतनी देर कैसे लगा दी कि दरवाजा खोलने में? तुम दोनों को आधा घंटा है हमें यह दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। कायर कहता है, बस ऐसे ही यार, तू जानता है ना हो इस कछुए की नौटंकी को। अभिमन्यु कायर और कछुए के ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, सच सच बताना, कहीं हमारी गैर हाजिरी में तुम दोनों ने कार्यक्रम तो नहीं कर रहे थे? कछुआ झट से कहता है, नहीं यार, हमें कार्यक्रम नहीं कर रहे थे, हम तो टाइपराइट में। कछुआ ने इतना ही कहा था कि तभी कायर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, वो हम दोनों ना यहाँ पर टाइपराइट रखा है उस वाले कमरे में बैठे हुए थे, इसीलिए नीचे आने में देर हो गई। मैं तो कब कह रहा था कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, पर कछुआ मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। तुम ये छोड़ो और बताओ, यक्षिणी की किताब मिली? उसके विपाशा के बारे में पता चला या क्या विपाशा मिला था? युग उदासी मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं यार, नहीं मिली वो किताब। युग कायर और कछुए को सब कुछ बताने लग जाता है जो भी उसके साथ हुआ था। युग सारी बातें बताते हुए कहता है, उस पोलिसर के पास निकले ही थे कि रास्ते में हमारी बाइक के दोनों टायर पंचर हो गए थे, वो भी ऐसी सुनसान जगह पर। आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो तो गाड़ी का धक्का लगा कर आगे बढ़ते जा रहे थे। पंचर की दुकान देखी, वहां पर पंचर बनाने लग गए। सोचा वहीं पर कॉल करके बता दूं कि तुम वहां पर नेटवर्क ही नहीं था। पता नहीं कौन सी घटिया जगह थी। कछुआ कहता है, अच्छा तो इसीलिए देर हो गई आने में। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो तेरे पापा ने ड्रॉप लिखा था वो गिरवी कोठी में के अंदर है। युग कायर की बात को ग्रिड करते हुए कहता है, हाँ यही है। कोठी के अंदर घुसते हुए कायर और कछुए भी मोबाइल वाला सारा किस्सा युग और अभिमन्यु को जैसा को तैसा सुना देते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे और वंशन सिंह मेहंदी प्रताप पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक पेन था जिसकी मदद से वो डायरी के ऊपर कुछ लिख रही थी। वर्चन सिंह के पूरा ध्यान इस वक्त डायरी में ही लिखने में था। वर्चन सिंह डायरी में लिखते ही रही थी कि तभी वहां पर चार्ली आ जाता है और वंशरसी से सलूट करते हुए कहता है, जय हिंद मैडम जी। वर्चन सिंह डायरी में ही कुछ लिखते हुए जवाब देती है, जय हिंद। चार्ली वर्चन सिंह को देखते हुए कहता है, ये क्या मैडम, आप कल रात भी घर नहीं आई, आप तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई हैं इस केस को लेकर। वर्चन सिंह कुछ जवाब नहीं देती, ऐसा पूरा ध्यान लिखने में था। चार्ली अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, केस के साथ अपनी फैमिली का भी कुछ ख्याल कर ले मैडम जी। वर्चन सिंह डायरी को टेबल पर रखते हुए कहती है, एक पुलिस वाले के लिए उसका कर्तव्य पहले आता है और फैमिली बाद में, समझे? चार्ली चुप हो जाता है और जब उसकी नज़र डायरी पर पड़ती है तो वो देखता है कि वर्चन सिंह ने अपनी डायरी के ऊपर युग के सभी दोस्तों के नाम लिखे थे, साथ में मोहित के रिश्तेदारों के, जैसे सुधा, वर्षी, रतनपाली, धनिया, हरिया, जो भी मोहित के केस में रिलेटेड था, सबका नाम लिखा हुआ था। डायरी में किसी का भी नाम क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा था। किसी का नाम ऊपर लिखा था तो किसी का नीचे, तो किसी का पेज पर बनी लाइन के ऊपर।
चार्ली उस डायरी को देखते हुए पूछता है, ये क्या है मैडम जी? आपने सिर्फ ये कायर, कछुआ और सुधा के नाम पर ही रेड पेन से गोले क्यों बनाए हैं? धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।